नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जय श्री राम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंदनामा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद सिंह। दोस्तों, आज गुरुवार है और गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनारस में थे, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। बनारस में उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का, लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और जो उनके भाषण का अंदाज था और जिस तरीके से उनके भाषण के संपुष्ट तथ्य थे, वो ये बताने को काफ़ी थे कि साहब चुनाव आ रहे हैं। मतलब विधानसभा के जो चुनाव हैं उसको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी के भाषण में सारी चीज़ें आज दिख गई। शाह और मात का खेल आप कह सकते हैं ऑफिशियली आज से चालू हो गया है। मोदी जी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की। क्या कहा योगी जी के बारे में? योगी जी के बारे में कहा कि योगी जी कर्मठ हैं, यशस्वी हैं, ऊर्जावान हैं और ईमानदार हैं। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब अगर पॉलिटिक्स करने और समझने वाले लोग आज की तारीख तक ये मानकर चल रहे थे कि किसी न किसी तरीके से योगी जी का पत्ता साफ हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव किसी और के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आज साफ साफ समझ में आ गया। अन्यथा कर्मठ, यशस्वी, ऊर्जावान और ईमानदार मुख्यमंत्री को कहने की बजाय वो कई और तरह की बातें कह सकते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने एक चीज़ को और भी जोड़ा। क्या था वो? उन्होंने कहा कि सरकार के पहले जो सरकारें थी वो इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार और न जाने कितनी बीमारियों को लेकर के कितना भयावह विकराल तस्वीर बना देती थी। लोग इलाज के लिए तरस जाते थे, लोग मरते थे बहुत ज़्यादा संख्या में। बच्चों की मौत होती थी, बड़े और बुजुर्गों की मौत होती थी। लेकिन ये हमारी सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारियाँ भी, घातक से घातक बीमारियाँ भी साध ली जाती हैं। और उन्होंने इस बात के लिए योगी जी की ज़बरदस्त तरीके से हौसला अफजाई की, पीठ थपथपाई कि साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया। वैक्सीनेशन में, ट्रैकिंग में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है कोरोना के मामले में। उन्होंने इस बात को भी लेकर के प्रसन्नता जाहिर की कि बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है और कोरोना को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया वो बहुत ही शानदार है, अभूतपूर्व है, कोट एंड कोट अभूतपूर्व। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि यूपी में जिस तरीके से कोरोना का फैलाव हो रहा था और ये 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, यहाँ पर जिस तरीके से योगी जी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए, अथक प्रयास करते हुए कोरोना को रोका है, वह अभूतपूर्व है, शानदार है। और इस तरीके से आप मान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के अगर उनके सियासी तथा कथित शत्रुओं या आलोचकों के मन में कोई भावना रही होगी तो आज उस भावना का भी उन्होंने एक तरीके से सफाया कर दिया। मोदी जी ने बहुत साफ साफ कहा कि साहब काशी अति प्राचीन शहर है और काशी में अगर गोदोलिया जैसे इलाके में मल्टी लेयर 2 व्हीलर पार्किंग का निर्माण हो रहा है तो काशी वालों को समझ में आएगा कि इससे कितनी बड़ी चिक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गोदोलिया जैसे इलाके में मल्टी लेयर 2 व्हीलर पार्किंग समय की मांग है। चूँकि शहर का संकुचन हो चुका है, शहर एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। बाबतपुर की ओर सड़कें जा तो रही हैं पर वहाँ आबादी का इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ चुका है कि बनारस आखिर बढ़कर के जाएगी कहाँ तक, काशी जाएगी कहाँ तक। मोदी जी का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में हालात अब सुधर रहे हैं, टेस्टिंग की स्थिति बहुत अच्छी है, नंबर 1 पोजीशन पे है, वैक्सीन्स सबको लगाई जा रही है, मुफ्त में लगाई जा रही है।
ये बहुत अच्छी बात हो रही है और इस तरह की चीज़ें होती भी रहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि साहब 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम तेज़ी पर है और बनारस में तो 14 ऑक्सीजन प्लांट का आज उन्होंने लोकार्पण भी कर दिया है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो मोदी जी ने उन तमाम लोगों को आज माकूल जवाब दिया है जो किसी न किसी बहाने योगी जी की टांग खींचने में तत्पर रहते थे। तो ये तो हो गई तारीफ़ करने वाली बात, पीठ थपथपाने वाली बात, लेकिन इसका सच क्या है, इसका हकीकत क्या है? निश्चित तौर पर बनारस एक बहुत ही पुराना शहर है और उस शहर का कायाकल्प इतना आसान नहीं है, फिर भी जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर स्वागत के योग्य हैं। इतने पुराने शहर को नई विकास धारा में लाना बहुत आसान सा काम नहीं है, लेकिन पुराने से नए की ओर जाने की प्रक्रिया में जो मध्यम मार्ग है, जो दिक्कत का मार्ग है, यानी मध्यम मार्ग को समझिएगा, गोदौलिया के पास भारी भारी गाड़ियां लगती थी, मल्टी लेयर पार्किंग वहाँ पर हो गई, तो मल्टी लेयर पार्किंग नहीं होने और मल्टी लेयर पार्किंग हो जाने के बीच में जो तकलीफ़ लोगों को सहनी पड़ी वो कोई बता नहीं सकता, कोई उसका जिक्र नहीं कर सकता, दर्द ही होता है। इतना ही नहीं, गंगा की बात उन्होंने की, गंगा की सफाई। अब गंगा की सफाई कितनी हुई है ये बनारस के लोग ही आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमारे कई जानकार हैं जो कहते हैं कि बनारस में कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर गंगा का पानी आज भी पुरानी अवस्था में है, अर्थात वो आचमन योग्य जल भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतना लाखों करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया बनारस में गंगा को पवित्र करने के नाम पर, और अगर वही बात घूम फिर करके आ रही है कि साहब वहाँ कई इलाकों का गंगा जी का पानी ऐसा है जो आचमन योग्य भी नहीं है, तो किस बात का क्रेडिट और किस बात की चर्चा, किस बात की पीठ थपथपाई? इतना ही नहीं, इनक्रोचमेंट का जो हिसाब किताब है ये बनारस में कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है हो भी जाए, पर मेरा अपना डाउट है, क्योंकि बनारस मैं बचपन से जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, 2 साल 1 साल रुक करके मैंने वहाँ पर काम भी किया, तो वहाँ तो कोई मतलब दूर दूर तक समझ में नहीं आता है कि अगर अतिक्रमण को हटाया भी जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए आपको स्पेस चाहिए और वो स्पेस बनारस में है नहीं। मैंने पहले भी कहा कि बनारस का फैलाव हो कहाँ से है? बनारस का फैलाव हो नहीं रहा है और बनारस का फैलाव होगा कैसे? या तो फिर आप गाजीपुर तक बढ़ जाइए, वो संभव नहीं है। तो बनारस में जनसंख्या अपने हिसाब से है। कई लोग ऐसे हैं हमारे देश के जो ये मानते हैं कि शिव की नगरी काशी में अगर उनकी मृत्यु होती है तो सीधे उनको मोक्ष मिल जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जब उनके शरीर का अंत हो जाए और मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए तो वो सीधे शिवधाम पहुंच जाएंगे, बैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। ये ऐसी मान्यताएं हैं जिसको आप खारिज नहीं कर सकते। और बनारस में जो घाट के हिस्से का एक ज्योग्राफी, आप इसको समझना चाहे तो समझ सकते हैं, चाहे वो दशाश्वमेध हो, चाहे वो 80 का इलाका हो, इस सराउंडिंग में आप जाकर के देखिए तो 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर कभी किसी बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन आज भी वो वहीं पे अड़े हुए हैं कि साहब हमारी मौत जब भी होगी तो बनारस में ही होगी और बनारस में होगी तो हमको सीधे बैकुंठ धाम मिलेगा। इस मानसिकता के लोग हजारों की संख्या में है। एक कोरोना जब नहीं था तब भी और कोरोना है तब भी। कई लोग तो काल कलवित हो गए, अब किसको बैकुंठ मिला किसको क्या मिला भगवान जाने, लेकिन इस मानसिकता के लोग भी हैं। तो मैं इनक्रोचमेंट की बात कर रहा था। इनक्रोचमेंट को हटाना टफ है। जब भी इनक्रोचमेंट हटाई जाती है गरीबों के पेट पे लात पड़ती है। ठीक है, इनक्रोचमेंट अवैध होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वैध और क्या अवैध। जब शहर का विकास संभव ही नहीं है, शहर का विस्तारण संभव नहीं है,
तो आखिर रोज़ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? या तो हम शहर को बड़ा कर दें, ये कोई रबड़ तो है नहीं कि हमने शहर को खींच के लंबा कर दिया। तो बनारस में बहुत सारा काम बचा हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने 1552 करोड़ रुपए के डिफरेंट प्रोग्राम्स का डिफरेंट काम का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है। देश आगे बढ़ेगा, काशी आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी अतिक्रमण की समस्या है। अतिक्रमण की समस्या को अगर बनारस से ख़त्म कर दिया गया तो समझिए बनारस अपने आप नवकित पुल्लवित पुष्पित होती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपको आनंदनामा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक अपील है, आनंदनामा के परिवार को थोड़ा बढ़ाना है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों से कहिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर ले, कमेंट कर लीजिए और हम लोगों का मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।